फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कपास की खेती। कपास की खेती कैसे की जाती है, इसकी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कैसे होती है, जो उसका पौधा होता है वो पौधा उसका कैसे होता है, जो उसमें हमारी जो क्या बोलते हैं उनको, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो कैसे आते हैं, उनको पौधे से कैसे अलग किया जाता है, और इसका जो पौधा है उसको लगाने के बाद हम किस किस चीज़ का जो हम किस किस चीज़ को इसमें यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी खेती अच्छी हो सके, और जैसे हमें कॉटन कैसे प्राप्त करना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कपास की खेती कैसे की जाती है, इसमें वर्षा कितनी अनुकूल होती है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कपास की खेती। कपास की खेती में बोने गिरने और टिड्डियाँ चुनने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। तो कपास की जो खेती है उसमें बोने गिरने और टिड्डियाँ चुनने के लिए सस्ते मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इसके जो फूल है वो बड़े होने के लिए और उनको चुनने के लिए हमें मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो जो एक पे जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो उस पौधे पे इतनी ज़्यादा कपास आ जाती है, तो उसको हम एक बंदा नहीं चुन सकते हैं, उसको हमें चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही जो ही पौधे पर टोड़े निकलकर बड़े होने लगे तो ही उनको चुन लिया जाता है। जैसे ही जो पौधा होता है उस पर कपास का फूल आता है, जैसे ही उस पर कपास का फूल खिल के तैयार होता है वैसे ही उसको पौधे से अलग कर लिया जाता है, अन्यथा वे खराब होकर गिरने लगते हैं। अन्यथा वरना वो जो फूल हमारा इतना इतना कॉटन का जो फूल आया है, अगर हम उसको नहीं चुनेंगे जल्दी से तो वो ख़राब हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरते ही वो ख़राब हो जाता है, यूज़फुल नहीं होता है फिर वो। इसलिए जैसे ही उस पर फ्लावर आता है वैसे ही उसको अलग कर लेना चाहिए। और कपास की किस्में गिर जाती है, जो कपास की खेती है वो ख़राब हो जाती है। जैसे ही हमारा फल नीचे गिरता है, फूल नीचे गिरता है, तो वो खेती हमारे लायक नहीं रहती है, किसी भी यूज़ में हम नहीं ला सकते इसको। खेत में ही कपास के फल 3-4 बार इकट्ठे किए जा सकते हैं। खेत में जैसे हमने एक बार अपना जो हमारा पौधा है, कपास का जो पौधा है हमने लगाया है, तो हम एक पौधे पे से 3-4 बार फसल इकट्ठा कर सकते हैं, उनके फूल 3-4 बार चुन सकते हैं। एक बार हमने फूल चुन लिए तो थोड़ा टाइम बाद फिर से उन पर फूल आते हैं, फिर वो चुन लेते हैं। तो इसमें जो खेती है वो हम एक खेती एक बार कर ली हमने, फिर उस खेती पे से हम 3-4 बार अपने जो हमारा फूल है, जो हमारा पदार्थ है, या हम जो हमारा तंतु है वो हम निकाल सकते हैं। फूल अधिकतर स्त्रियों द्वारा ही चुने जाते हैं। जो उसके जो फूल होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो उनको बड़े अच्छे तरीके से पौधे से अलग किया जाता है कि एक एक फूल तोड़ें और हम अलग रखते रहें, वरना हम अगर सारे एक साथ तोड़ेंगे तो उनकी जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो उस पर जो रुई आई है, जो उस पर कॉटन आई, वो ख़राब हो सकती है। दिन भर में एक श्रमिक 15 से 20 किलोग्राम तक कपास चुन सकती है। एक दिन में एक जो स्त्री होती है वो 15 से 20 किलोग्राम तक ही फूल चुन सकती है। इसकी कृषि के लिए दक्षिणी भारत की जलवायु उत्तर भारत की अपेक्षा अनुकूल है। जो इसमें दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पे अगर हम इस खेती को करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छे से वहाँ पे इस खेती को हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जाड़ों में भी तापमान उच्च रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो सर्दी होती है, सर्दी में भी हमारा तापमान बड़ा अच्छा रहता है। तो इस खेती के लिए यह जो जलवायु हमारी उत्तर दक्षिण की बहुत अच्छी मानी गई है। उत्तरी पश्चिम भारत में कोहरा, बादल, वर्षा व ओलों के प्रभाव एवं कभी कभी पाले से फसल को क्षति पहुँचती है। यहाँ पे जो हमारे बादल हो जाते हैं और वर्षा और कभी कभी पाले से भी ये खेती हमारी ख़राब हो जाती है। इसकी टोडियों में कीड़ा लग सकता है, जो इसकी जो कली है उसमें कीड़ा लग सकता है कि अगर हमारी खेती पक के तैयार है, बन के तैयार है, हमारे फ्लावर्स आ गए हैं और हमारी कली खिल गई है, उस पर हमारी वर्षा हो जाती है तो ये फसल हमारी ख़राब हो सकती है। या ज़्यादा पाला पड़ जाता है तो भी हमारी फसल ख़राब हो सकती है। अगर इसमें हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे ओले होते हैं, कभी कभी बरसात में ओले भी हो जाते थे, उससे भी इस खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट।
अभी तक हमने जाना कि कपास की खेती कैसे की जाती है, कपास हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसमें वर्षा कितनी चाहिए होती है, उसकी तापमान कैसा होता है, उसकी मिट्टी कैसी होती है, हमें कैसे फ्लावर्स प्राप्त करने होते हैं। तो अभी तक हमने इस मैटर पे बात करी है। तो हम जानेंगे कि जब हमारा ये सब कुछ हो जाता है तब हमारा कपास का तंतु हमें प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम धागे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे हम कपास कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सूती वस्त्र रुई से बनता है। रुई हमें कपास से मिलती है। कपास की खेती की जाती है। जब यह कपास पक जाता है तो उसे बीज अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। तब अब तक हमने जाना ही है ये चीज़ तो कि जब हमारा फूल हमें प्राप्त हो जाता है, तंतु प्राप्त हो जाता है, तो हम उसकी रुई अलग कर लेते हैं, उसके बीज अलग कर लेते हैं। इसके बीज को बिनोले कहते हैं। जो इसके जो बीज होते हैं, जो उसमें से एक बीज होता है जिससे हम अपना जिसको बोते हैं हम फिर से ज़मीन में, उससे हमारा पौधा भी उगता है। तो उसके जो बीज होता है उसका नाम हमने बिनोला दिया है, उसका नाम हमने बिनोले दिए हैं, तो उसको हम बिनोले बोलते हैं उसके बीज को। रुई की छोटी छोटी गुच्छियाँ बनाकर चरखे पर काटी जाती है। जो रुई होती है, रुई की छोटी छोटी गुच्छियाँ बनाकर, मतलब छोटे छोटे गोले या रोल बनाकर उसके फिर उसको हम चरखे से काटते हैं, जिसे हम सूत के धागे प्राप्त करते हैं। जिससे हम सूत का जो धागा होता है उसको हम प्राप्त करते हैं। इसके धागे को पहले रंग कर ताने बनाए जाते हैं। इसके धागे को हम रंगाई भी करते हैं, फिर उसको हम ताने भी बनाते हैं। उसको मतलब बड़े बड़े जो ऐसे होते हैं हमारे धागे, उसको हम कलर भी करते हैं, उसको कलरफुल बना सकते हैं। जैसे कि हमें तो सूट जो प्राप्त हुआ है वो तो वाइट सूट प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें तो उनके अलग अलग कलर्स में उनको कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको रंग के द्वारा अलग अलग कलर में रंग सकते हैं। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। फिर ताने को, जो हमारा पुरानी तकनीक थी, जो एक खड्डी होती थी, तो उस पर ऐसे ऐसे उसको ऐसे जिगजैग में पूरते थे। पहले लंबाई में उसको पूरते थे, फिर उसको चौड़ाई में पूरते थे। तो वो हमारा एक खड्डी होती थी, उस पर हम पहले कपास को चढ़ाकर उससे अपना फैब्रिक जो होता है वो प्राप्त करते थे। आजकल काटना बुनना बड़े बड़े कारखानों में मशीन के द्वारा किया जाता है, जो कि बिजली से चलती है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो सिर्फ आपको कपास की प्राप्ति हुई और आपने मशीन में और कारखानों में डाल दिया तो वो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। उस पर आप उसके लिए आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसके लिए आपको चरखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्या उसको मतलब उसको उस पर क्या होता है, खड्डे पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको आपको। तो आजकल तो मशीन के द्वारा सब कुछ हो जाता है। सूत परंपरा जुड़े रेशों की एक नियंत्रण लंबाई है, जो कि कपड़े के उत्पादन, सिलाई, क्रोशे से बुनाई, ऊन की बुनाई, रस्सी बनाने के लिए उपयुक्त है। सूत का जो रेशा होता है उसको हम क्रोशे से भी बनाते हैं, सिलाई से भी बनाते हैं, सिलाई करके भी बनाते हैं, उससे हम रस्सी भी प्राप्त करते हैं। रेशों की बनावट, रेशों की बटाई द्वारा या फिर लंबा धागा बनाने के लिए उन्हें एक साथ जोड़कर काता हुआ धागा बनाया जाता है। रेशों की जो मतलब छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको, जैसे हमने चरखे से कुछ भी काता है, एक लच्छी हमने प्राप्त कर लिया, फिर दूसरी लच्छी प्राप्त कर ली, तो उन दोनों लच्छियों के साथ जोड़कर फिर हम एक बड़ा धागा तैयार करते हैं। तंतु एक साथ मोड़े हुए रेशों से युक्त होता है। मोड़े तंतुओं का इस्तेमाल आमतौर पर कपड़े के उत्पादन के लिए किया जाता है। रेशम एक प्राकृतिक तंतु है जिसका इस्तेमाल रेशम जैसे प्रभाव लेने के लिए किया जाता है। में धागे एयर टेक्सटाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि एक से अधिक तंतु धागों को कटे हुए धागों की कुछ विशेषताओं सहित एक साथ जोड़ते हैं। जो हम अपनी कताई की प्रक्रिया करते हैं उससे हम अपना धागा प्राप्त करते हैं, या फिर मशीन के द्वारा जो हमारा धागा प्राप्त होता है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, या फिर वो हमारा टूट जाता है, या फिर हमारा कट जाता है, या फिर रफ हो जाता है, तो उसको हम उसी धागे को वहीं से काटते हैं और उसको टेक्सटाइजिंग की प्रक्रिया के द्वारा उसको एक साथ जोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम ये वाला काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने इस टॉपिक पे देखा कि
हमारा जो तंतु है, कॉटन का जो तंतु है, कपास का जो तंतु है हमें प्राप्त हो गया है, फिर उस तंतु का हम क्या करते हैं, उस तंतु से हम कपड़ा कैसे प्राप्त करते हैं। पहले उस तंतु को हम चरखे से या मशीनों द्वारा काटते हैं, या फिर उससे हम धागा यान प्राप्त करते हैं, फिर उस यान से हमारा कॉटन का जो फैब्रिक होता है वो बनाया जाता है। कॉटन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व भी रहा है। जैसे कि गर्मी होती है और गर्मी में हम सिर्फ कॉटन ही पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो कॉटन होता है वो हमारे शरीर को बहुत आराम देता है गर्मी के मौसम में, और हमें गर्मी से राहत दिलाता है। और जो कॉटन होता है, कपास अभी से नहीं है, कपास बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। कपास को हड़प्पा की सभ्यता में भी हमने देखा है कि कपास को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने उसको उगाया और उसको प्राप्त किया था, और फिर कपास की खेती हमने करनी सीखी है। फिर धीरे धीरे हमने कपास की खेती को किया, और फिर उससे आज का टाइम ऐसा है कि आज कपास इतना उपयुक्त हो गया है हमारे देश में कि इसको हम बाहर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल करते हैं, बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं कपास को। तो कपास के धागे से हमने यही सीखा है आज।